जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं एपी सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। किस चैप्टर पे? वर्क, एनर्जी एंड पावर पे। इन 3 चैप्टर पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले देखिए वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। इस पर मतलब वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स पर किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपका, अ मैन पुशेस अ वॉल फेल्स। अ मैन पुशेस अ वॉल। एक आदमी जो है दीवार को ऐसे पुश कर रहा है। ठीक है, एक आदमी ऐसे पुश कर रहा है दीवार को। ठीक है, फेल्स टू डिस्प्लेस इट, लेकिन ये दीवार को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो ही डज नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव बट नॉट मैक्सिमम वर्क, नॉट वर्क एट ऑल, मैक्सिमम वर्क। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक व्यक्ति अगर दीवार को पुश कर रहा है और वो दीवार को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति के द्वारा कोई भी वर्क डन समझा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। सो नो डिस्प्लेसमेंट इज देयर, देयरफॉर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन इज, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक बॉडी जो है 10 मीटर की डिस्टेंस मूव करता है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन की फोर्स से एक बॉडी जो है 5 न्यूटन की फोर्स से 10 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से मान लेते हैं 10 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 25 जूल्स का वर्क डन करता है। बोला द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये नहीं पता, एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं कि W इक्वल्स टू क्या होता है? W इक्वल्स टू होता है FS cos थीटा। तो हमें देखिए इसमें से हमें वर्क डन कितना है? 25 जूल है। फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना डिस्टेंस कवर किया है? 10 मीटर कवर किया, और ये आपका cos थीटा। तो ये देखिए 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना है? 1/2 है। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, यानी कि थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री एंगल पर लग रहा है, यानी लाइक दिस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, अ फोर्स ऑफ F इक्वल्स टू 5I + 6J - 4K एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट S इक्वल्स टू 6I कैप + 5K कैप। वर्क डन बाय द फोर्स इज। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? 5I कैप + 6J कैप - 4K कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? 6I कैप एंड प्लस 5 ऑफ K कैप के साथ। तो I का I के साथ होगा, J का J के साथ होगा, और K का K के साथ होता है। तो यहाँ पर I है दोनों में और K है दोनों में। तो 5 6 जा हो जाएगा आपका 30, और -5 4 जा हो जाएगा 20। तो 30 - 20 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 10 यूनिट्स हो जाएगा आपका वर्क डन, यानी कि D इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट, टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 5 kg आर ड्रॉप्ड जेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर से कोई लड़का जो है एक टावर से 2 बॉडी गिराता है। ठीक है, एक का 1 kg वेट है और दूसरे का 5 kg है। तो दोनों को आप गिरा रहे हो, ठीक है, या मैं गिरा रहा हूँ। एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से 20 सेंटीमीटर ऊपर पर, ठीक है ना। बोथ द बॉडीज विल हैव द, क्या होगा? मोमेंटम सेम होगा, या काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, या वेलोसिटी सेम होगा, या टोटल एनर्जी सेम होगा। तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या सेम होना चाहिए? बॉडी मोमेंटम। यहाँ पर देखिए जब भी कोई बॉडी को, 2 अलग अलग बॉडी को गिराएंगे तो ज़मीन पर जस्ट आने के पहले इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी ही आंसर होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर अगर वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम भी सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम होता मास इंटू वेलोसिटी। तो m1v1 हो जाएगा और ये m2v हो जाएगा, m1v इंटू m2v। तो m1 और m2 दोनों अलग अलग है, इसलिए मोमेंटम क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
ये देखिए अब जो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे निकलता है। तो बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स F इज इक्वल्स टू सी एक्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू x1। ठीक है, एक पार्टिकल है मूव कर रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, एक्स सी एक्स एफ बराबर सी एक्स फोर्स लग रहा है, एफ बराबर सी एक्स फोर्स लग रहा है। तो बोल रहा है कि एक्स पार्टिकल जो है ओरिजिन से मूव करना शुरू किया है x बराबर 0 से, और कहाँ तक गया है, x बराबर x तक गया है, x1 तक गया है। ठीक है, तो वर्क डन पूछ रहा है, तो हम वर्क डन बराबर अगर वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना रहता है तो वर्क डन बराबर जानते हैं f डॉट डी एक्स, और इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर x1 तक लेना है। ठीक है, 0 से लेकर x1 तक लेना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेरा f तो f रह जाएगा। ठीक है, और f की वैल्यू कितनी दी हुई है, c इंटू एक्स दी हुई है, तो c इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेकर x1 तक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ हमें निकालना पड़ेगा c इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और ये 0 से लेकर x1 तक। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका c इंटू एक्स स्क्वायर, c इंटू x1 स्क्वायर, ठीक है, और बाई 2, तो सी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, ये देखिए, तो 1/2 इंटू सी एक्स स्क्वायर, सी इंटू एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, ये c इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो f इंटू डी एक्स होता है। तो f और डी एक्स के जगह पर, f और डी एक्स के जगह पर हम f के जगह पर हम क्या रख दिया, c इंटू एक्स रख दिए। तो c इंटू एक्स और इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो c इंटू एक्स, तो c तो कांस्टेंट हो गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा x इंटू डी एक्स। तो x डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से लेकर x1 तक है, तो x1 स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 हो माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट, अगला सवाल है आपका, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, एक स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है यानी k की वैल्यू दी हुई आपका 800 न्यूटन पर मीटर, हैज़ एन एक्सटेंशन 5 मीटर। तो k आपका दिया हुआ 800 न्यूटन पर मीटर, और ये जो 5 मीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका x दिया हुआ है। द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक अगर एक्सटेंड किया गया है तो कैसे वर्क डन निकलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वर्क डन बराबर होता है आपका, वर्क डन बराबर ऐसा होता है 1/2। स्प्रिंग फोर्स के केस में वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर ऐसे समझो आप, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है एफ इंटू एक्स हो जाएगा, एफ डॉट एक्स हो जाएगा, और स्प्रिंग फोर्स में आपका एंगल 0 होता है, तो एफ एक्स कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, और एफ इंटू एक्स। तो स्प्रिंग फोर्स होता है कितना, स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स, मतलब माइनस के एक्स होता है, तो माइनस के इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि जब स्प्रिंग फोर्स है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2, मतलब आप ऐसे समझो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, ये होता है आपका वेरिएबल फोर्स का केस है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के इंटू एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि एफ की वैल्यू माइनस के एक्स होती है। तो ये यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, हमें 15 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक ले जाना है। ठीक है, तो 1/2 इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि एक के लिए हो जाएगा 1/2 x2 स्क्वायर, और दूसरे के लिए हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 x1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वर्क डन। तो यहाँ से जब सॉल्व करके निकालेंगे तो 1/2 तो 1/2 रहेगा, 800 न्यूटन पर मीटर है, और ये 15 का स्क्वायर और इंटू 2 का स्क्वायर, और ये चूँकि 15 और 5 दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई किए, तो दिस इज इक्वल्स टू 8 जूल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिशन डिस्प्लेसमेंट फोर्स। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अपोजिशन डिस्प्लेसमेंट फोर्स F इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये है आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया हुआ है
और हमें क्या पूछ रहा है, बोल रहा है एक्स ऑन ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, 2 kg का एक स्मॉल मास है और उस पर इतना फोर्स लग रहा है, एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर। तो पूछ रहा है कि वर्क डन इन जूल इज, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है F इंटू डी एक्स, और ये वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेकर 5 तक लेंगे। फिर से देखिए वर्क डन बराबर F डॉट डी एक्स, और ये लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो F का वैल्यू हम रख देंगे, F की वैल्यू कितनी रख देंगे, ये 0 से लेकर 5 तक रख देंगे, और F का वैल्यू कितना है, इतना है आपका 7 माइनस 2x और प्लस 3x² और इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये देखिए ये आपका इस तरह से आ जाएगा 0 से 5 तक, और ये 7 है और ये डी एक्स है, तो यहाँ 7x हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा आपका हाँ ये ऐसे लिमिट ऐसे आ जाएगा माइनस ऑफ x² और प्लस, ठीक है, माइनस ऑफ x²। तो यहाँ पर देखिए 2 है और x dx करेंगे तो x² 2 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x² के नीचे, मतलब ऐसा आ जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा आपका जो आ जाएगा 7 माइनस x² और यहाँ 2 पहले से था, x² 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में वहाँ पर 3x² था इसके पहले वाले में, यहाँ पर देखिए 3x² है, तो इसको dx के साथ करेंगे तो 3 इंटू x³ हो जाएगा, तो ये फिर 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा आपको 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, यहाँ पर 7x होगा, तो 7 इंटू 5, तो ये 0 है, देखिए हर एक टर्म में x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 0 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, हम अपर लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 7 5 जो हो जाएगा 35 माइनस ऑफ 5 का मतलब x² है तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर x³ है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ऑफ 125, तो ये हो जाएगा देखिए ये दोनों मिलकर 100 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपका 135 जूल इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 मिलीमीटर, एक स्प्रिंग है जिसको 2 मिलीमीटर से स्ट्रेच किया गया, मतलब एक स्प्रिंग ऐसा है और जिसको 2 मिलीमीटर से स्ट्रेच किया गया, मतलब जब इसको स्ट्रेच किया गया तो डेल्टा x की वैल्यू दी हुई है कितनी, 2 मिलीमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 4 जूल, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 4 जूल है, ठीक है। बोल रहा है कि इफ़ इट इज़ स्ट्रेच्ड बाय 10 मिलीमीटर, अगर ये 10 मिलीमीटर से स्ट्रेच हो रहा है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग फोर्स के केस में वो होता है 1/2 इंटू kx², दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो x जो है मतलब x ये हाफ और k ये तो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे कर रहा है, x कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 मिलीमीटर से हो गया x कितना 10 मिलीमीटर हो गया, यानी x कितने टाइम इंक्रीज़ किया, 5 टाइम इंक्रीज़ कर गया। तो अगर x 5 टाइम इंक्रीज़ किया तो x की जगह पर अगर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज़ करेगा वो कितना गुना इंक्रीज़ कर जाएगा, वो हो जाएगा आपका 25 टाइम्स। तो अभी पहले था 4 जूल, तो 4 जूल पहले था और 25 गुना और बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, 25 गुना बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 जूल। तो 100 जूल ऑप्शन में कोई भी नहीं है, यानी नन ऑफ दिस, मतलब ऐसे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम पे सवाल कैसा सवाल पूछते हैं एनडीए में, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका, 2 बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। 2 बॉडी है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है और दोनों के पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। बोल रहे इफ़ p1 एंड p2 आर देयर रिस्पेक्टिव मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी 1 है मतलब इक्वल है, यानी k1 बराबर k2 है। तो k1 कितना हो गया, हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर। तो यहाँ से देख लेंगे ये हाफ और हाफ कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं m1v1, तो m1v1 को p1 लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं p1v1 बराबर p2v2, ऐसा आ जाएगा,
तो बोल रहा देयर रिस्पेक्टिव P1:P2, तो P1:P2 कितना आ जाएगा, P1:P2 आ जाएगा V1 ऐसे, ये हो जाएगा आपका V2 डिवाइडेड बाई V1, ठीक है। तो V1 और V2 इस टर्म में तो आंसर दिया ही नहीं है, आंसर दिया किस टर्म में, M1 M2 के टर्म में दिया। तो यहाँ पर हम कैसे सोचेंगे, तो एक रिलेशन आपको याद होगा, जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच एक रिलेशन ऐसा होता था, याद है, 2 × m × e, ये मैंने क्लास में कई बार बताया। तो ये जो रिलेशन है यहाँ से हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जो मोमेंटम होगा, जो मोमेंटम है, क्योंकि देखिए एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो आप किस पे डिपेंड करेगा, √m पे डिपेंड करेगा। तो यानी P1:P2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा √m1 एंड डिवाइडेड बाई √m2, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स डिपेंड्स ऑन, किसी बॉक्स को अगर हम उठाते हैं तो उसमें वर्क डन कितना करना पड़ता है। पहला ऑप्शन है आपका हाउ फास्ट इट इज रेज्ड, इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना हम तेजी से उसको उठाते हैं। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ द मैन, तीसरा आपका द हाइट बाय विच इट इज रेज्ड एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वर्क डन बराबर होता है, जब हम किसी बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा लग रहा है, mg फोर्स लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर हो रहा है तो ΔX। तो वर्क डन जो हो जाएगा आपका नेगेटिव वर्क डन यहाँ पर होगा, जब वो किसी को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा mg और h। तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ द, जिसको उठाना है वो भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो फाइनली किस पे डिपेंड किया, हाइट। तो हमें ये कितने हाइट पर ले जाना है इस बात पर डिपेंड करेगा, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वर्क इज डन ऑन ए बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क किया जाता है, जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क किया जाता है तो क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ जाती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें देखिए, इसमें आपका होगा जब भी हम कोई बॉडी है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी पर हम वर्क करते हैं, तो इस बॉडी पर हम जो वर्क डन करेंगे, तो अगर मान लीजिए दोनों कंडीशन हो सकता है बॉडी नहीं मतलब कांस्टेंट रहे, और हो सकता है हमने फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस कर जाए तो वर्क डन हुआ। तो मतलब वर्क डन तभी होगा जब हम फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और मतलब इसको आप ऐसा समझिए, दो कंडीशन लीजिए। पहला कंडीशन लीजिए कि एक बॉडी पर आपने फोर्स लगाया और इसमें जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ΔX जीरो हो गया, और एक बॉडी पर आपने फोर्स लगाया F और इसमें ΔX डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, और इसमें मोशन नहीं हो रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो मतलब कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर वर्क डन होगा, इस केस में जो वर्क डन होगा वो यहाँ पर दोनों इसमें इंक्रीज कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 50%, अगर लीनियर मोमेंटम 50% इंक्रीज कर जा रहा है, तो लीनियर मोमेंटम, तो हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 50% द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई, तो काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि P1 बराबर मैं मान लेता हूँ P है, और P2 बराबर मैं मान लेता हूँ P1 पहले था और इसका 50% बढ़ा, ठीक है। तो ये 50% बढ़ा, तो ये यानी ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अच्छा ये 50% किसका था, ये 50% P1 का था, तो P1 तो P रहा, और P2 कितना हो गया, P2 हो गया P1 का 50%, मतलब P1 प्लस P1/2, यानी ये हो गया आपका 3P1/2। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं कि
जैसे मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, P इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई। तो इसको दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये E इक्वल्स टू हो जाएगा P स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट है, यानी जो एनर्जी होगी वो मोमेंटम के स्क्वायर के बराबर होगी। एनर्जी किसके बराबर होगी? मोमेंटम के स्क्वायर के बराबर होगी। तो अगर हम चाहते हैं, मेरे पास देखिए, मेरे पास P1 था आपका P, और P2 हम कितना निकालें? P2 हम निकाले हैं 3P/2 या 3P1/2 जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर। तो अगर हम चाहते हैं कि E2/E1 निकालेंगे तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P2 स्क्वायर और बाई P1 स्क्वायर। और अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो P2 कितना है? P2 है आपका 3/2 और इंटू P1, और P1 कितना है? इसका स्क्वायर हो जाएगा, और P1 कितना है? P1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? P1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये P1 और ये P1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा। ओके, तो E2 जो आया मेरा, E2 कितना आ जाएगा? ठीक है, E2 हो जाएगा आपका 9/4 को सॉल्व करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, और इनिशियल एनर्जी के इतना हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जो 9/4 आया है, 9/4 मेरा क्या आया है? 9/4 मेरा आया है E2/E1। तो E2/E1 इज इक्वल्स टू 9/4। तो E2 कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा 2.25, और इंटू ये E1 इस तरफ आ जाएगा तो इंटू E1, मतलब E1 का 2.25। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? तो E2 जो हो गया आपका, E2 जो हो गया आपका, ये हो गया E1 और प्लस 125%। ठीक है, ऑफ E1 ऐसे हो जाएगा। क्योंकि देखिए शुरू में एनर्जी कितना था? E था, और अब एनर्जी कितना है? 2.25 है। तो बढ़ा कितना? 125%। अगर पहले E था और अब 2E हो जाता तो 100% बढ़ता। अब कितना है? 0.25, मतलब 1 प्लस 1.25 ऐसा है। तो 125% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी लाइक दिस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट, अगला जो सवाल है आपका पावर पे है। तो कई बार पावर पे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पावर पे ये पूछा गया है, इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट मूव्स विथ अ वेलोसिटी V। फोर्स लगाया है F और V है वेलोसिटी। तो बोल रहा था पावर विल बी। तो हम जानते हैं कि पावर जो होता है, कार्य करने की क्षमता को पावर करते हैं, वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन बाई टाइम है, तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन होता है, और नीचे टाइम है। तो F रह गया, और S/T को क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। यानी पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F×V हो जाएगा, यानी A इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा अ मोटर बोट। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर देखिए बोल रहा है अ मोटर बोट इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड 3.0 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है इफ द फोर्स ऑन इट ड्यू टू वाटर इज 500 न्यूटन, द पावर ऑफ द बोट इज। तो पावर बराबर पीछे वाला फॉर्मूला से F इंटू वी हो जाता है। तो F का वैल्यू दिया हुआ है 500 न्यूटन और V दिया हुआ 3 मीटर। ये डायरेक्ट हो जाएगा 1500 वाट। 1500 वाट मतलब 1.5 किलो वाट, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन है कैन बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड ड्यूरिंग अ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स प्रोवाइडेड द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहे तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होना चाहिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप याद रखना पड़ेगा ये सब बात आपको। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड है। आपका जो है क्या बोल रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड ड्यूरिंग ए कॉलिजन। तो ड्यूरिंग एक कॉलिजन के दरमियान स्ट्रिक्टली अप्लाई तभी होगा जब, है ना, जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा? एक्सट्रीमली स्मॉल होगा। ओके, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
बोल रहा अ सेल इनिशियली एट रेस्ट, एक सेल जो है इनिशियली कहाँ पर है, रेस्ट पर है, एक्सप्लोड्स, कोई सेल है और रेस्ट पर है, वो अचानक से क्या करता है, विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट होगा तो बहुत सारा पार्टिकल, अच्छा एक्सप्लोड इन 2 पार्टिकल्स बोल रहा है, एक्सप्लोड इन 2 पार्टिकल्स, तो हम मान लेते हैं 2 ही पार्टिकल में ये एक्सप्लोड किया है, ठीक है, यानी पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2। बोल रहा इक्वल मासेस, अच्छा ये मान लेते हैं कैपिटल एम था और ये स्मॉल एम है और ये भी स्मॉल एम है, और कैपिटल एम बराबर है आपका स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। देन 2 पार्टिकल्स विल, तो दोनों पार्टिकल्स क्या होगा, तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पर देखिए क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, बोथ दोनों जो पीस होगा वो क्या होगा, इक्वल मोमेंटम होगा आफ्टर एक्सप्लोजन, क्योंकि अगर वो बड़ा मास है और 2 इक्वल मास में डिवाइड हो रहा है, मतलब एक्सप्लोड कर रहा है, विस्फोट कर रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम, तो मास भी सेम, वेलोसिटी भी सेम, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कंजर्व हो जाएगा, मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, तो हम देखेंगे उसका मास भी इक्वल है और दे विल पोसेस इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए में है आपका, देखिए बी एट रेस्ट, ऐसा तो होगा नहीं, मूव विथ डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी नहीं होगा, ठीक है, मूव विथ सेम वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए मान ली जाए कि कोई भी ये अगर चलते होता तब केस और होता, ये क्या था, रेस्ट में था, तो रेस्ट में था और विस्फोट हो गया, तो विस्फोट हो 2 पार्टिकल में टूटा, तो अगर एक पार्टिकल इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, एक अगर इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, और बोला एक्सप्लोजन के बाद दोनों इक्वल मास का है, तो इक्वल मास का है यानी ये इक्वल वेलोसिटी से जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर देखिए अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरह है, बोल रहा है इन द इलास्टिक कोलिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इलास्टिक कोलिजन में ओनली मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, बोथ रिमेन्स कांस्टेंट एंड नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सो बोथ विल कांस्टेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v मेक्स अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करता है विथ अ बॉल ऑफ द सेम मास मूविंग विथ वेलोसिटी 2v टुवर्ड्स इट, बोला टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ v एज पॉजिटिव वेलोसिटीज ऑफ द 2 बॉल्स आफ्टर कॉलिजन आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इलास्टिक कोलिजन के बारे में जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बॉडीज़ का इक्वल मासेस होगा, और अगर वो इक्वल मासेस होगा तो इस केसेस में यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि बोल रहा है एक बॉल है, मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, मेक्स अ हेड ऑन कॉलिजन विथ अ बॉल ऑफ द सेम मास, तो यहाँ पर दूसरा मास है, मान लेते इसका मास m है और दूसरा m मास वाली है, और ये 2v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कह रहा है, तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में ये भी आपका मेमोरी बोझते हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, इंटरचेंज होगा, तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगा तो कई लोग ऐसा सोचेंगे 2v हो जाएगा एंड v हो जाएगा, बट यहाँ पर देखिए अगर वेलोसिटी इंटरचेंज होता है तो ये इसकी वेलोसिटी 2v है, तो ये वो अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2v, ठीक है, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात टकराएगा तभी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, एक ऐसे जाएगा और दूसरा ऐसे जाएगा, ठीक है, तो टकराएगा तो इंटरचेंज होगा, तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगा, तो जिसका प्लस 2v है उसका माइनस 2v हो जाएगा, और जिसका v है, ठीक है, जिसका v है उसका भी क्या रहेगा, v ही रहेगा, तो यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, -2v एंड v, -2v एंड v, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको आज का लेक्चर था, ठीक है, आप जो है अच्छे से पढ़िए, और इस पर अगर और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे ग्रुप में मैसेज करिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7870184583 पे आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो मैं लेक्चर लूँगा वो मैं देखता हूँ कौन सा लेक्चर लूँगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मेरे ख्याल से वर्क एनर्जी पावर के बाद NLM पे लेते हैं, एक देखते हैं कौन सा इसके बाद टॉपिक है, वो डिसाइड किया जाएगा, ठीक है।
आप लोग से डिस्कस करूँगा पहले, उसके बाद ही इसमें डिसीजन लूँगा। ओके, तो यहीं तक था आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।